हाँ जी, तो वेडनेसडे होता है आपका मंडे, है ना? हाँ मैं बुधवार को कम बोलता हूँ, थर्सडे के दिन बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो आप मेरे साथ साथ बोलो। अच्छा, अब आप ये मत बोलना कि बुधवार की कसर भी निकाल आप लेते ये हैं। मत बोलना कि सर हम 6 दिन शांत रहते हैं, सिर्फ संडे को हल्ला करते हैं। तो आप संडे क्लास लीजिए, अगर आपको हमारी आवाज सुननी है कोयल की जैसा, तो हमें संडे का क्लास चाहिए सर, है ना? बहुत चालाक हो आप लोग। नहीं एनीवे नहीं बेटा, सर। करते हैं क्लास को शुरू। एक बच्चे ने सही पकड़े हैं। करते हैं क्लास को शुरू। मैंने आप लोगों को 2-3 ग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चंस दिए थे पीडीएफ में, तो क्या आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके पीडीएफ पे ध्यान दिया था? यस सर, दिया था पर किया यस सर। क्या काफी नहीं सारे लोगों सर, ने दिया था कि बहुत कम लोगों ने दिया था? नहीं दिया था। दिया था। नहीं दिया। सर लाइट गई। सर की आवाज ही चली सर गई। जी, लाइट गई, देखा नहीं, लाइट चली गई थी सर के पास। लॉजिक गया नेटवर्क। सबका नेटवर्क गया। कल तो सर जादू ही लग रहे थे, एंड आज भी मैंने तुरंत कैमरा ऑफ कर दिया कि तुम लोग फोटो ना ले पाओ, नहीं तो ग्रुप में भेजोगे कि सर ये देखो जादू। आपकी आंखें दिखाई दे रही है सर, बस, कहाँ भेजी थी कल? स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, सीधे आते हैं डिफरेंशियबिलिटी में, जो कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है। तो फिलहाल इसको पढ़ेंगे हम लोग वापस। कैमरा तो कर दो अपना ऑन है। नहीं कर सकते ना बेटा, लाइट ही नहीं है, तो वो जादू नहीं दिखाना है ना आपको। चलिए जी आते हैं यहाँ पे, सारे लोग इधर आइए। कल के लेक्चर का एक बार रिकैप कराते हैं बेटा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमारी चर्चा हो रही थी सर डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक पे। हमने कल डिफरेंशियबिलिटी में एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल के दिया कि सर अगर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट के बीच में रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, वो हमेशा ही कांस्टेंट आता है। तो हर पॉइंट पे सर हम कुछ भी दो पॉइंट लेंगे, हर बार उसका tan थीटा कितना आता है सर? सेम आता है। लेकिन जब हम कर्व की कहानी को शुरू किए तो कर्व में हो गया पंगा कि सर जब जब हम पॉइंट को अलग अलग लेंगे आपका थीटा अलग अलग आएगा। दैट मीन्स चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन वाई आपको हर बार अलग अलग मिलेगा। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉसिबल था कि हम कर्व का ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करें। तो लोगों ने एक नया तरीका निकाला कि रादर देन चूजिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स वी विल चूज वन नेबरहुड ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, टैंजेंट निकालना है, जिस कर्व पे आप लोग इसका ग्रेडियंट डिफाइन करना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट के बगल में ही आप दूसरा पॉइंट लें और वहां पे आप ग्रेडियंट डिफाइन करें। अब सवाल ये था कि सर बगल में मतलब कितना बगल में चाहिए? तो हमारा आंसर क्या आया था कि सर बहुत ज्यादा क्लोज लेना है। और उसको लिख के कैसे दिखाएंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस पे। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आया था, जिसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आया था एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपका ये आया था। ध्यान देने वाली बात ये है कि हर बार हमारा h टेंडिंग टू 0 प्लस होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में 0 माइनस रखते हैं एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव में 0 प्लस लिखते हैं, तो हो सकता है कि आप सवाल को गलती करके आ जाओगे। और ये गलती कब होगा? जब आपका सवाल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बना होगा। तो चलिए पहले उस पे एक सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग आज की कहानी को देखेंगे। सर लीजिए पहला सवाल है, फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को पूरा डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना है, आप सिर्फ एलएचडी फाइंड करके दीजिए कि सर एलएचडी कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस सवाल में कितना है, आपको सिर्फ वही फाइंड करना है। लेट्स कम टू द पॉइंट कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता कितना है? कोई बताएगा मुझे एलएचडी कैसे लिखते हैं? एफ एट ए माइनस एच। द पॉइंट इज एट एक्स इक्वल टू एन। ध्यान से समझिएगा कि हम x को x इक्वल टू एन पे इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करना चाहते हैं। एंड सबसे ज्यादा क्रुशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि सर एन आपका इंटीजर है। ध्यान दें
कि जब जब आपका सवाल जिनटेक्स का आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का आएगा, तब तब आपको ये वाला इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखेगा कि n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है कि n इंटीजर नहीं है। अब देखो अगर ये इंफॉर्मेशन है तो आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अब कैमरा ऑन कर सकता हूं मैं, है ना? चमक गए आज आप। बिल्कुल चमक गया हूं। चलिए जी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे बेटा लोग? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू n, क्या बोल रहे थे? एक बार बोलिए फिर से, कितना होता है? बोलिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x लिमिट minus टेंडिंग टू 0 प्लस 0 माइनस 0 plus 0 प्लस आप 0 प्लस ही लिखेंगे, नो मैटर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। फिर आगे की कहानी बताइए बेटा लोग। f of a minus h minus f of a एट n डिफाइन करना चाहते हैं तो हम a की जगह पे क्या रखेंगे? n रखेंगे। n माइनस h माइनस f ऑफ n डिवाइड बाय h minus h माइनस h। अब देखिए बेटा, कहानी कुछ ऐसा था कि सर कर्व एक ऐसा पॉइंट, ये कर्व है, इस कर्व पे x इक्वल टू n पे आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो जब इस कर्व के x इक्वल टू n के लेफ्ट में आएंगे तो ये कर्व का लेफ्ट नेबरहुड जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका n माइनस h बनेगा। सो फाइनल माइनस इनिशियल वाला गेम होता है। फाइनल आपका पॉइंट n माइनस h है, स्टार्टिंग का पॉइंट आपका n था, उसको यहां पे रखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब f ऑफ n माइनस h निकाला कैसे जाएगा सर? सर फंक्शन में आप n माइनस h रख दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, मेंस के लायक है बिल्कुल। हो सकता है कि मेंस इन फ्यूचर ये सवाल पूछ दे, पूछ भी सकता है ऐसे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन में n माइनस h डालिए तो बॉक्स के अंदर हो जाएगा n माइनस h साइन ऑफ पाई इंटू n माइनस h माइनस f ऑफ n डालते हैं, बॉक्स n इंटू में साइन n पाई, x के जगह पे आपने n रखा है, डिवाइड बाय माइनस का h। अब मुझे एक बात बताओ, साइन n पाई क्या होता है? 0 बाकी लोग को नहीं मालूम है तो बेटा क्लास 11 सर मालूम है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है क्लास 11 का टेक्स्ट बुक उठाएं और रिवाइज करें ट्रिग्नोमेट्री। क्लास शुरू होने से पहले बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्री आपको दुख देगा, तो बेटर है कि अभी भी टाइम है, रिवाइज कर लो, नहीं तो इंटीग्रेशन में तो रो दोगे। साइन n पाई कितना होता है? 0 होता है। अब मैं आपसे ऐसा पूछूं कि साइन 0 कब होता है, तो आंसर क्या दोगे आप? n पाई पे। n पाई पे। n pi सेम बताइए आप कि cos 1 कब होगा? n pi n pi n पाई और cos माइनस 1 कब होगा? cos 1 कब होगा? cos माइनस 1 कब होगा? आंसर इज n पाई पे सर, क्योंकि cos आपका 1 और माइनस 1 सिर्फ दो जगह पे होता है। यहां पे cos 1 मिलेगा और यहां पे cos का वैल्यू माइनस 1 होगा। 1 जहां पे मिलता है ये सारे एंगल कैसे होते हैं बेटा लोग? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। एंड माइनस 1 जहां पे मिलता है यहां पे मिलने वाले एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं। सो इवन पाई, ऑड पाई। लेकिन हर पाई को दिखाया कैसे जाएगा? n से। आप यहां पे बता सकते हैं कि सर n हमारा इंटीजर होगा। एक फॉर्मूला और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? बहुत कम लोगों को याद होगा मुझे मालूम है, लेकिन जिनको याद है बस वही बता दीजिए। साइन ए cos b sin sin a a cos b minus minus sin b cos a cos sin b। cos a sin b। तो 3-4 लोगों ने बोला है, सिर्फ इतने लोगों को याद है। बाकी के लोग आपके लिए 3 मैजिकल वर्ड्स। 3 मैजिकल वर्ड्स, है ना? शेम ऑन यू, थोड़ा शर्म करो, फॉर्मूला याद करो। अब फॉर्मूला याद करने के लिए भी लोगों को शर्म करना पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं याद करोगे आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूला एक ब्लैंक पेज पे लिखें और अपने रूम में जहां पर रहते हो चिपका दो। अगर दीवार पे नहीं चिपकाना है तो उसको लिख करके अच्छे से रख लो और हर 2 दिन पे रिवाइज किया करो। डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूलाज आएंगे सारे ऐसे ही करना है।
इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूलाज आएंगे सारे वैसे ही करना है। मैथ्स और फिजिक्स दो ऐसा सब्जेक्ट है कि बेटा अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो कई सारा काम आपका हो जाता है। फिजिक्स में तो खास करके अगर फॉर्मूला याद है तो कई सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर दोगे। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और चीज क्या है? शर्म। पहले उसको लाइए, उसके बाद फॉर्मूला याद कीजिए। मैं 11th के बच्चों से पूछूं साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, तो नींद में भी रहेगा तो बता देगा। आप लोग 12th हो, स्कूल में जाकर भाव मारोगे हम आपसे सीनियर है, हमको रिस्पेक्ट चाहिए, तो बच्चा आपसे पूछ देगा हम रिस्पेक्ट देंगे, आप मेरे को साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। आप नहीं बता पाओगे तो उल्टा सीनियर वो हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा आपका। चलिए जी, ये हो गया। ये सारा याद रखना जो यहां पे लिख करके दिया हूं, लिख भी दे रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज को आप रेड पेन से लिखा करो। रेड पेन से लिखोगे तो आपको मालूम रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं सर। जब हम जिंट की पढ़ाई कर रहे थे सर तो अगर कोस एन पाई भी 1 है, कोस एन पाई माइनस 1 भी है, तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इसमें 2n पाई या n प्लस 1 पाई ऐसा कुछ तो नहीं होगा? नहीं, आप कर सकते हैं बेटा। देखो कॉस 1, ये पाई कब बन रहा है, 1 कब बन रहा है, इवन पाई पे, तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन n बिलोंग्स टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई देन कॉस इज 1। व्हेन n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर तो आप बोल सकते हैं कॉस का वैल्यू आपका -1 होएगा। समझ गए? थोड़ा और प्रिसाइजली बोलना चाहते हैं, और अच्छे से बोलना है, तो आप लिख करके दिखा दो कि कॉस, और हर इवन नंबर को लिखा जाता है 2n से, 2n पाई 1 होगा। अगर आपको ऑड लिखना है तो ऑड में कैसे लिखते हैं हम लोग? 2n प्लस 1 पाई से। याद है आप लोगों को कि ऑड नंबर को लिखा जाता है 2n प्लस 1 से, इवन को लिखा जाता है 2n से? नहीं याद है ना? वो भी भूल गए रहोगे। सीक्वेंस याद है, ये थे हम लोग की सर ये होता है, याद है। तो लिखना है तो आप ऐसे भी लिख करके दिखा सकते हो। बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि कॉस इवन पाई 1 होता है, कॉस ऑड पाई -1 होता है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कि सर हम जब जिंट की पढ़ाई कर रहे थे तो हमको दो प्रॉपर्टीज जिंट का मिला था। एक था कि अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर दिख जाए, और एक था कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर दिख जाए तो दोनों का आंसर कितना होता है, बताइए। इंटीजर बाहर फेंक देते हैं। परफेक्ट। तो अगर बॉक्स को इंटीजर मिलता है तो बॉक्स इंटीजर को बाहर कर देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा जिंट x प्लस का आई। आई बाहर है, इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट में आई क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट आई खत्म हो जाता है। देखना पसंद नहीं करता है, वो सीधा गायब कर देता है। तो आंसर इज ओनली फ्रैक्शनल पार्ट सर। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा मिल गया, फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 2, आप सीधा बोलो कि सर 2 सिर्फ दिखाने के लिए आया है, 2 का कोई इज्जत नहीं है हमारे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में। समझ गए? तो आप याद करने के लिए ऐसा याद कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को गायब कर देता है। ये एक ऐसा जादू का मशीन है कि आप इसके अंदर इंटीजर डालोगे तो गायब कर देगा। मतलब जाने वाले के पैरों का निशान है, आने वाले के निशान ही नहीं है। लेकिन बॉक्स के अंदर जब आप इंटीजर डालोगे तो ये बाइज्जत बरी कर देता है, भैया आप जाइए, रिस्पेक्टेड आदमी हैं आप, तो इंटीजर को सीधा बाहर करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे इस सवाल में। आपके दिमाग में आया रहेगा कि सर आपको ये सब कैसे मालूम है, ये सवाल में ये सब यूज होगा। तो पहला चीज, क्योंकि मैं इस सवाल को बहुत बार बना चुका हूं। दूसरा कि भगवान ने मेरे को दिया है दिमाग जिसका मैं यूज कर रहा हूं, आपको भी दिया है, आप यूज करेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। ये क्या लिखा है बेटा लोग? n माइनस h। n माइनस h का बॉक्स। n क्या है? n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है सर। ये कैसे मालूम आपको? बेटा यही तो डब्बे में बंद कराया था कुछ देर पहले कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको ये ध्यान रखें। n हमारा इंटीजर है। तो क्या आप लोगों को ये हिट किया कि सर फिर तो ये वाला प्रॉपर्टीज लग रहा है कि बॉक्स के अंदर इंटीजर दिखा तो उसको बाहर कर दो? तो यहां पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, बॉक्स में से n बाहर आ जाएगा, n बाहर आया। अब आते हैं आगे कहानी पे कि सर अगर -h का मुझे बॉक्स पूछता है तो आंसर क्या होता है? अब मैं आपको बताया माइनस ऑफ -1 होता है। लेकिन ध्यान दीजिए,
अगर कोई बच्चा h को ये सोच लिया एग्जाम में कि सर h टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो h 0 से छोटा रहेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चे ने ये गलती किया, यहां पे प्लस नहीं लिखा और वो दिमाग में लेके चल रहा है कि सर हम तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो h जो होगा 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा का मतलब कि बेटा उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट समथिंग। फिर उसके दिमाग में आएगा कि सर ये तो माइनस है, एक और माइनस लगा है, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन गया बेटा लोग? पॉजिटिव बन गया सर, मतलब पॉजिटिव 0 पॉइंट समथिंग है। और उसका बॉक्स क्या लिख के आएगा? वो 0 लिख के आएगा। अब 0.1 का बॉक्स क्या होगा? 0। 0.2 का बॉक्स क्या होगा? 0। लेकिन जब आप इसको h टेंडिंग टू 0 प्लस समझोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि सर h जो है 0 पॉइंट समथिंग है, ना कि माइनस 0 पॉइंट समथिंग। तो जैसे ही आप इसको 0 पॉइंट समथिंग समझोगे, ओवरऑल क्वांटिटी बॉक्स के अंदर क्या बनेगा? माइनस 0 पॉइंट समथिंग। और माइनस 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स क्या होता है? -1। -1। तो यहां से n बाहर आया, ध्यान से समझिए, n बाहर आया, बचा बॉक्स ऑफ माइनस h, और बॉक्स ऑफ माइनस h हमने अभी देखा कि सर -1 होता है। अब आगे की कहानी को देखेंगे ध्यान से। साइन ऑफ n पाई माइनस पाई h। आप लोगों में से कई लोगों ने बोला कि सर साइन n पाई 0 होता है, तो ओवरऑल पार्टी पूरा 0 बन गया। नीचे जो बचा डिनोमिनेटर में वो बचा है माइनस का h। अब वापस से देखते हैं कि सर साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। एक जादू तो बिल्कुल ना करें, आप में से होंगे कई लोग जादूगर जो ये जादू करके आ जाएंगे एग्जाम में। कई बच्चों को लगेगा सर ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है, ये बात तो सर कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन विश्वास करो बेटा कई लोग ऐसा गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आ नहीं रहा है, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। और वो गलती क्या है कि साइन ऑफ n पाई माइनस पाई h में इसको समझ जाएंगे साइन n पाई माइनस साइन पाई h। फिर उनके दिमाग में आएगा कि सर n तो इंटीजर है और साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई सर तो स्क्रीन पॉज हो गई है आपकी। क्या बोला बेटा आपने? सर स्क्रीन पॉज है। ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई h। यस सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, अब सही है? यस सर। अब ठीक है सर। तो आप ये गलती कर सकते हैं, ये वाला गलती कर सकते हैं आप। क्या आप इसमें साइन n पाई माइनस साइन पाई h लिख दो? अभी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो ये बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, ऐसा गलती तो कभी नहीं होता है, लेकिन गलती किए हैं लोग, तो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर फिर इसका सही फॉर्म क्या है, मैं इसको लिख करके कट कर दे रहा हूं कि इसको करना नहीं है ऐसा। सही फॉर्म क्या है? सही फॉर्म देखिए, साइन ऑफ n पाई माइनस पाई h। जब भी साइन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल मिले आपको, साइन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल, इसलिए बोला जाता है बेटा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट्स आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हो। केमिस्ट्री वाले भी यही डेफिनेशन दिए ना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड का मतलब ही होता है कि जो आपका क्वांटिटी है कुछ आपस में बहुत सारा क्वांटिटी मिलकर बना है, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड एंगल वाला, मतलब साइन ऑफ a माइनस बी का। साइन ऑफ a माइनस बी कितना होता है बच्चा लोग? साइन a साइन ए कॉस ए sin A sin B cos कॉस ए साइन कॉस a कॉस साइन बी साइन बी कॉस बी साइन बी कॉस a साइन b। हाँ वही तो लिखे, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, बिल्कुल सही है, कोई पंगा नहीं। अब यहां पे वापस ध्यान दीजिए कि सर साइन n पाई तो 0 हो गया, n पाई 0 नहीं हो रहा है, वापस बता रहे हैं आपको, साइन n पाई 0 नहीं होता है। साइन n पाई 0 तब होगा जब आपका n इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये इंटीग्रल वैल्यूज होगा, तब जाकर साइन वैल्यू 0 होगा। अगर साइन आप हर n पाई के फॉर्म में जब 0 जानते हैं तो कल के दिन आप साइन पाई h भी 0 लिख के आ जाओगे, ये गलती है। पाई h 0 नहीं होगा क्योंकि h आपका इंटीग्रल वैल्यू नहीं है।
n आपका इंटीजर था, इसलिए साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, इस करके ये वाला पार्टी 0 बना। अब ये 0 बना और ये प्रोडक्ट में है, तो ओवरऑल पार्टी क्या बन गया बेटा लोग? 0। बचा क्या? ध्यान से देखिए, बचा आपके पास माइनस ऑफ कॉस एन पाई साइन पाई एच। अब वापस से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर कॉस एन पाई, कॉस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, सर दो ही आंसर देगा, या तो +1 देगा या तो -1 देगा। अब मान करके चलते हैं कि सर ये पार्टी ने, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसके बाद के स्टेप समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कॉस एन पाई, सर कॉस एन पाई जो है वो 2 वैल्यू देता है। अगर इवन एन हुआ तो आंसर देगा 1, और अगर ऑड एन हुआ तो आंसर देगा -1। क्या ये वाला पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया है। यस सर, नो? परफेक्ट। Yes, sir. आगे ध्यान दीजिए कि गलती कहां पे करोगे बेटा। अगर आप इवन मल्टीपल इवन इंटीजर दिए आप, तो ये कॉस कैसा वैल्यू देगा? 1 देगा। लेकिन ये तो 1 दिया और बगल में कौन बैठा है? माइनस बैठा है सर। अब ये नेगेटिव है माइनस, तो ये उल्टा इवन पे माइनस देना शुरू कर देगा। लॉजिक नहीं समझे आप? समझ गए सर। फिर से समझिए आप। समझ गए सर। बेटा जब आप इवन देंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ये माइनस के चलते ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। मतलब सर ये तो इवन पे नेगेटिव बन रहा है। जब आप ऑड देंगे, लाइक कि आपने 3 दे दिया, cos 3 पाई होगा -1 और एक और माइनस होके मिल जाएगा प्लस। बड़ा पंगा है सर, ये तो ऑड पे प्लस दे रहा है और इवन पे माइनस दे रहा है। तो इसके लिए मैं जो नोटेशन यूज करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा बेटा। मैं लिखूंगा इसको -1 पावर n+1 को। आइदर यू कैन यूज n+1 और यू कैन यूज n-1 साइन पाई एच। अगर आपको लॉजिक चाहिए कि सर ये हुआ कैसे, तो आप देख सकते हैं n का वैल्यू आप रखिए। इतना तो समझ में आ गया रहेगा आपको कि सर अब की बार इवन पे प्लस माइनस देगा और ऑड पे प्लस हो रहा है, क्यों? इस माइनस के चलते। तो आप यहाँ पे इवन रखेंगे, इवन में एक ऐड कर देंगे, ऑड बन जाएगा। रखा आपने इवन, बना टोटल ऑड, और ऑड के पावर में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा सर। तो इवन पे बेसिकली ये पूरा टर्म नेगेटिव आ रहा है। जब ऑड नंबर रखेंगे, लाइक कि आपने 3 रख दिया, 3 + 1 4, और ऑड पे ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। सो इन प्लेस ऑफ माइनस कॉस एन पाई आई एम राइटिंग -1 फॉर n+1। ये वाला टर्म आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ी देर तक, लेकिन फिर भी आपको घर पे जाना है, लेक्चर के बाद कम से कम 2 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये यहां पे लर्निंग छुपा है कि हम एक ऐसा टर्म को -1 और 1 जो दे रहा है उसको एक सिंगल टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ओवरऑल बना देखिए ध्यान से। फिलहाल h टेंडिंग टू 0 है। ध्यान रखें कि जो लिमिट में टेंड होता है वही हमारा वेरिएबल होता है, उसके बाद में सारे कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका h है, n आया, x आया, p आया, सारे कांस्टेंट होंगे और लिमिट कांस्टेंट को बाहर कर देता है। सो यहां से n-1 आपका बाहर हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस बच गया साइन n पाई माइनस पाई h, जिसको हमने लिखा है -1 पावर n+1 साइन पाई h, साइन पाई h। नीचे कौन है? -h। साइन को खुश करना है, पाई का मल्टीप्लाई, पाई का डिवाइड। साइन वाला पार्टी 1, आंसर आ गया आपका n-1 -1 n+1, नेगेटिव आंसर दे रहा है, और पाई, ये आपका आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन? कितने बार करोगे आप लोग? यस सर। कम से कम 2 बार। 2 बार नहीं करोगे तो ऐसा समझ के चलिए कि आपने क्वेश्चन देख लिया लेकिन सीखा कुछ नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि 2 बार करना ही है आपको। रट्टा नहीं मारना है, समझना है कम से कम कि सर ने किया क्या है इस सवाल में। नहीं समझोगे 2 दिन बाद भूल जाएगा सब, पक्का है भूल जाएगा। सो ये रहा आपका आंसर। डन है? आगे चले? बिल्कुल सर। यस सर। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें।
हाँ जी सर, बिल्कुल कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है 2 मिनट का समय। 2 मिनट लीजिए, दिमाग लगाइए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि सर हुआ क्या। चलिए जी, सारे लोग ट्राई करेंगे इसको। लेट्स स्टार्ट। कितने लोगों ने किया बच्चे लोग आप में से? किसी ने आधा भी किया है इसको? अगर हाफ डिफरेंशियल होगा। हाफ भी किया रहेगा आप लोगों ने तो मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो होमवर्क दे दूंगा, याद रखना। तो अगर आपको चाहिए कि सर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, हमको समय चाहिए, तो आप समय लीजिए। अगर आपको लग रहा है सर हम नहीं कर सकते तो अभी बता दीजिए, हम इसको अभी सॉल्व कर देंगे। सर 2 मिनट रुक जाओ। अभी और 2 मिनट रुक जाए? उतना तो डिफिकल्ट लग नहीं रहा है मुझे जितना आप बोल रही हो। एनीवे, देख लेते हैं। हो गया बेटा?
और 2 मिनट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कर रहा बेटा, बोला है डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है, आप लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं करता है कि जब फंक्शन इनफिनिट वैल्यू दे दे, एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है, ठीक है। एनीवे अच्छा मैं कर रहा है सर, वहाँ -1 है, मैं रुक +1 जाए, कर रहा हूँ। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, फिर आगे की कहानी की ओर हम चलेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमको करना क्या है बेटा? कमेंट करना है डेरिवेबिलिटी पे एट x इक्वल टू 1, दैट मींस वी हैव टू चेक कि सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। x इक्वल टू 1 पे स्क्रीन दिख रहा है बेटा? पॉज तो नहीं है? सर दिख रहा नो है। सर। डन। तो सबसे पहले निकालेंगे हम LHD एंड देन वी विल फाइंड RHD। LHD एट 1 लिखने का तरीका, LHD एट x इक्वल टू 1, लिमिट ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, f डैश a, या a को हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस लिखिए, या l भी लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, आपकी मर्जी है, जो नोटेशन यूज करना है कीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 1 होल डिवाइड बाय माइनस का h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1 से 1 में से आप h को माइनस कर रहे हो, इसका मतलब कि सर आप 1 में से थोड़ा सा कम कर रहे हो। अब देखिए कौन सा फंक्शन लेगा 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए वैल्यू ले रहा है ये वाला, तो उस फंक्शन में डाल दीजिए x की जगह पे 1 माइनस h। सो इट विल बी बॉक्स ऑफ cos पाई इंटू 1 माइनस h, तो पाई माइनस पाई h हो जाएगा का बॉक्स, पाई माइनस पाई h का बॉक्स, माइनस में f ऑफ 1 इक्वल टू 1 पे कौन सा वैल्यू ले रहा है सर? इक्वल टू 1 पे भी यही फंक्शन ले रहा है, तो हम cos x के जगह पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ cos पाई होल डिवाइड बाय माइनस का h। वैसे बॉक्स वाले अगर सवाल आते हैं ना, खुश हो जाया करो, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज लगता है लेकिन आसान होता है, सिंप्लीफाई नहीं होता है, डायरेक्ट वैल्यूज देने लग जाते हैं। लेकिन बच्चे उल्टा है कि डरने लगते हैं कि सर बॉक्स आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, मॉड आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, माइनस आ गया, ई पावर एक्स आ गया, लॉग एक्स आ गया, सारे रोने लग जाते हैं, जबकि वो सारे कहानी को आसान बनाते हैं। एक पॉलिनोमियल देखते हो तो डरा करो कि सिंपल है सर, खतरनाक होगा, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन करने में हम रो देते हैं सर, क्वाड्रेटिक में फिर भी ठीक है। चलिए आगे आते हैं बेटा लोग। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस बॉक्स ऑफ cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो ये हो जाएगा माइनस cos पाई h, माइनस में cos पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चे लोग? -1, -1 का बॉक्स कितना होगा सर? -1। इंटीजर का बॉक्स तो इंटीजर ही होता है, तो -1 का बॉक्स भी -1 होगा, और वो -1 और ये माइनस होकर के बन जाएंगे +1 होल डिवाइड बाई माइनस का h। अब कहानी वापस आती है सर कि cos पाई h कितना होगा, cos पाई h कितना होगा सर? बड़ा बढ़िया चीज है सर, cos पाई h होगा कितना? बता सकता है कोई cos पाई h कितना होगा? पाई का वैल्यू आपके सामने रखा है, पाई का वैल्यू आपके सामने रखा गया है, सॉरी h का वैल्यू, पाई का नहीं, h का वैल्यू, ये चीज 0 पॉइंट समथिंग एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा सर? cos पाई हो जाएगा, पाई पॉइंट समथिंग होगा, तो पाई से थोड़ा सा आगे जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ओवरऑल आंसर। वैसे आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये cos पाई h जो होगा cos पाई पॉइंट समथिंग, मतलब -1 पॉइंट समथिंग देगा। सो यहां से आप बोल सकते हैं, वैसे केशव आप ही बोल रहे थे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करना गलत बात है, आप ये बोल सकते हैं सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये ओवरऑल आंसर आपका, ओवरऑल आंसर आपका 0 आ रहा है।
तो ये पार्टी आपका cos पाई एच आप -1 भी मानते हो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, +1 +1 2 बाई -h। वैसे अगर h को हम 0 रख दें, दिस इज नॉट गुड, बट वी कैन डू समथिंग। पाई एच स्क्वायर, हाँ कर सकते हैं। cos पाई एच होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू मान लेते हैं सर। इंटीग्रल बॉक्स हट जाएगा, कोई पंगा नहीं है। तो बॉक्स अगर हट जाएगा तो ओवरऑल बन क्या रहे, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 +1 माइनस ऑफ cos पाई एच होल डिवाइड बाई, माइनस को बाहर ले लेता हूं कुछ देर के लिए, h आ गया। ये फॉर्मूला आपको दिखेगा 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर वाला। तो पाई h जो है उसका स्क्वायर आना चाहिए। ये फॉर्मूला सारे लोगों को मालूम ही रहेगा, लिमिट में हमने किया है सर, पाई एच का स्क्वायर आ गया। ये पूरा पार्टी हाफ, उधर बच गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिख करके दे रहा हूं पूरा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 हाफ इनटू पाई एच का स्क्वायर, डिटरमिनेट फॉर्म, एच को रखेंगे 0 0। कुछ देर पहले बोला था कि बेटा ओवरऑल आंसर 0 आएगा, लेकिन भरोसा नहीं है तो आप मैं ऐसे करके दिखा दिया, कोई पंगा नहीं है। सवाल अगर ये आया कि सर आपने बॉक्स हटाया क्यों, तो वापस से बता रहा हूं बेटा, कॉस पाई एक इंटीग्रल वैल्यू होता है तो बाहर तो आ जाएगा। चलिए अब आरएचडी पे फोकस करते हैं कि सर राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 का क्या कहानी है। सो राइट हैंड डेरिवेटिव को लिख सकते हैं, राइट एफ डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 होल डिवाइड बाई h। 1 प्लस h, 1 प्लस मतलब सर 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा से ज्यादा के लिए फंक्शन का डेफिनेशन कौन सा है, ये वाला है सर। 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन का डेफिनेशन वो वाला है सर। और वो वाला डेफिनेशन क्या है बेटा, जहां पे x दिखा आप 1 प्लस h पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस h। थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा हुई थी कि सर अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 दिखे तो क्या होता है, क्या होता है वैसे बच्चा लोग, फ्रैक्शनल वो गायब हो जाता है, अपने अंदर के इंटीजर को खा जाता है, गायब कर देता है। माइनस, अब देखिए फंक्शन का वैल्यू एट 1, आप ये ध्यान देने वाली बात है, एट 1 के लिए डेफिनेशन कौन सा यूज हो रहा है सर, एट 1 के लिए डेफिनेशन ये यूज हो रहा है। cos तो आप वहां पे रखोगे बॉक्स ऑफ कॉस पाई इंटू 1, बॉक्स कॉस पाई, बॉक्स ऑफ कॉस पाई होल डिवाइड बाई h। तो उधर मिल गया बेटा लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 इंटू h, 2 इंटू h, क्योंकि 1 तो गायब हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h कितना होगा सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h बेटा h ही होगा, क्योंकि वो 0 पॉइंट समथिंग है। व्हेनेवर यू सी कि सर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर बैठा हुआ एलिमेंट 0 1 के बीच में आ रहा है, डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो। सीधी सी बात है कि सर बॉक्स पॉजिटिव को हाथ नहीं लगाएगा, बॉक्स के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, डायरेक्टली मॉड हटाओ, कोई पंगा नहीं है। बॉक्स नहीं मॉड, मॉड के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, डायरेक्टली मॉड हटाओ, कोई पंगा नहीं है। के अंदर का क्वांटिटी इंटीजर, डायरेक्टली बॉक्स हटाओ, कोई पंगा नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का एलिमेंट 0 1 के बीच में आ गया, डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट हटाओ, कोई पंगा नहीं है। तो ये जो 1 तो गायब ही हो गया, 1 तो सर सिर्फ दिखाने के लिए था, हमारा सवाल 1 प्लस h नहीं था, हमारा सवाल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h था बस। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h जो है बेटा 0 पॉइंट समथिंग है। तो जब कोई वैल्यू 0 1 के बीच में हो तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है, एज इट इज बाहर कर देता है। माइनस में अगेन कॉस पाई इज -1, -1 का बॉक्स क्या हो जाएगा बेटा -1, तो माइनस माइनस हो गया आपका 1 डिवाइड बाई h। तो ये क्या लिखेंगे सर, हमको समझ में नहीं आया, आंसर कितना हो जाएगा बेटा लोग, कोई मुझे सर 2 बताएगा। आएगा, हाँ जी 2 आएगा इसका, सर 2 2 आएगा, सोचकर देखिए क्या 2 आएगा।
या फाइनाइट आ ही नहीं रहा है सर, ये तो इनफाइनाइट का कहानी बन रहा है। इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 प्लस 1 बाई h, h की जगह पे 0 रखेंगे। सो ऐसा बोल सकते हैं ना सर, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, ये डिफाइंड ही नहीं है सर। आप देखिए यहाँ पे 0 रख करके 1 बाई 0 इनफाइनाइट आ जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया सर, खत्म कहानी। एक का वैल्यू मेरा कुछ 0 आ रहा था, दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट है, ओवरऑल क्या हो गया सर, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिफरेंशिएबिलिटी पे हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, अरे देवा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर हम क्या हर सवाल पे जब जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की बात आएगी तो हम बस यही LHD RHD लगाएंगे? आपको नहीं लग रहा है सर आपने कुछ ज्यादा टाइम लिया इसके लिए? टाइम तो लिया, लेकिन आंसर एक्यूरेट आएगा, इस बात की गारंटी है। शायद कल इस लेक्चर में आपको इस लेक्चर में बताया था, ये कहानी बताया था कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जब यूज करते हैं तो होता क्या है और यूज कब करना होता है। एक बार वापस समझा रहा हूं, जरा जल्दी से देखिएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं सर 100% रिजल्ट सही आएगा, इस बात की गारंटी है अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो। लिटिल बिट लेंदी होता है सर, कोई पंगा नहीं, हमने देखा भी सर, मजदूरी कर रहे हैं बढ़िया सर। व्हेन टू यूज, ये बहुत बढ़िया चीज है सर कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज कब करते हैं। पहला कि जब आपको क्वेश्चन पूछे, when question is asked. Second point, when we don't know the derivative of function. Now in this question, we don't know the derivative of gint of cos pi x. We know the derivative of cos x. क्या हमको gint of cos pi x का डेरिवेटिव रटाया गया? बिल्कुल नहीं सर। तो यहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल का आना ऑब्वियस सी बात। याद रखें कि जब जब फर्स्ट प्रिंसिपल आपको यूज कराया जाएगा तब तब एक इनिशियल पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल की सर कहानी हमारी होती है कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप मेरे को बताएंगे कि इस पॉइंट पे चेक करना है। तो अगर कहानी में पॉइंट मेंशन हो गया, जब क्वेश्चन आपको पॉइंट दे दिया, तो गारंटी है कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज होगा। तो सर दूसरा तरीका भी तो आपने बताया था, दूसरा तरीका भी बताया था सर, बाय यूजिंग डेरिवेटिव भी हम इसको कर सकते हैं। ये तरीका कब होना चाहिए? यूज व्हेन यू नो द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो सर वो वाला क्वेश्चन में तो हम लोग सेकेंड मेथड से जा ही नहीं सकते और ना ही थर्ड मेथड से, क्योंकि सर हमको ग्राफ नहीं मालूम है। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेटा आप ग्राफ बना नहीं सकते हो cos पाई एक्स का बॉक्स का, बिल्कुल बना सकते हैं। जो बच्चा cos x का ग्राफ बनाया है, जो बच्चा cos 2x का ग्राफ बनाया है, जो cos 3x का ग्राफ बनाया है, उसके लिए cos पाई x का ग्राफ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है और उस पर बॉक्स लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है सर। तो ग्राफ का उसका भी बन जाएगा, लेकिन जब तक ग्राफ बनाएंगे सामने वाला क्वेश्चन करके निकल गया रहेगा। आइए इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। स्क्रीन पॉज हो गया, पहले आपको दिखाई देता था पॉज, अब हमें दिखाई दे रहा है कि सर पॉज हो गया, नेटवर्क ग्लिच। ये लो, हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो ये आपको ग्राफ दिखा रहा है। सर आपकी वॉइस कट रही है, ये देवा। क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? Yes. हाँ ना? Yes, sir. देखिए आप बोला कीजिए हाँ जी ताकि मुझे सर। लगे कि मैं जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं। सर आपने वीडियो बंद कर लो तो ठीक हो जाएगी। मेरी शक्ल पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा मैं वीडियो बंद कर दूंगा। कुछ भी बोलोगे आप? हाँ जी, नहीं वीडियो बंद नहीं कर सकते। वीडियो बंद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड होता है ना, तो यूट्यूब पे मान लीजिए कोई देखेगा तो जब तक शक्ल नहीं देखेगा ना कि कौन पढ़ा रहा है, तब तक वो शायद रिवाइज करने में भी मन ना लगे। उसको तो सर का शक्ल दिखना है कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं।
ये क्यों पंगा होता है समझ में नहीं आता। सारा सिस्टम मेरा सही है, फिर भी भाई साहब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो भैया आप? इंटरनेट सही है, इंटरनेट की अभी स्पीड आ रही कितना है है लगभग? अभी आ रही है। इसका मतलब आप लोगों की साइड से कमी है इंटरनेट का। नहीं सर, सभी के साइड से कैसे होगी कमी? इसे शायद अपने दौड़ा दौड़ा के पिटा नहीं हो ना काफी देर से। अरे नहीं, मैं जियो फाइबर लेने वाला हूं, लेकिन जियो फाइबर है ही नहीं। जियो फाइबर बोल रहा है थैंक्स फॉर योर कीन इंटरेस्ट, वी विल सून स्टार्ट आवर सर्विस इन योर एरिया। बताओ, मतलब धन्यवाद भी बोले? इतना गंदा तरीका से बोला है ना उन लोगों ने कि आपके इंटरेस्ट के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन आपके सर्विस में हमारा, आपके एरिया में हमारा सर्विस अवेलेबल नहीं है, जल्द ही आएंगे और आपको बताएंगे कि हम आ गए हैं भाई, लगा लो जियो फाइबर। मतलब कि मुंबई में सर्विस नहीं है। और ये मुंबई का अलग सीन है बेटा। कभी फुर्सत मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा कि बॉम्बे में वाईफाई काम कैसे करता है। बॉम्बे में जियो फाइबर एयरटेल फाइबर का नहीं चलता है, डिपेंड करता है एरिया वाइज, क्योंकि बॉम्बे बहुत बड़ा है। ज्यादा लोगों का है। छोड़िए, मैं ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्या मालूम मेरे को मुंबई वाले वीडियो देख के कुछ करने लग जाए। आते हैं सीधे कहानी में कि हमारी कहानी सर थी क्या। कहानी थी बेटा कि अगर हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 तरीका होता है सर। तीनों में से कोई भी तरीका यूज करेंगे, हमारी कहानी आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपका होमवर्क है कि एट x इक्वल टू 1 पे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, सो पहला मेथड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करें इसको। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सॉल्व कीजिए। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका मैं आपके सामने इसको रख रहा हूं। सर सेकंड तरीका क्या है? मेथड नंबर 2 बाय यूजिंग डेरिवेटिव। फंक्शन दिया है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब होता है बेटा कि आप लेफ्ट हैंड टैंजेंट, राइट हैंड टैंजेंट, लेफ्ट हैंड टैंजेंट निकाल रहे हैं, राइट हैंड टैंजेंट निकाल रहे हैं। अगर दोनों टैंजेंट यूनिक आ जाए तो आप बोलते हैं सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। टैंजेंट निकालने का मतलब क्या होता है सर? बेटा आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब किसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सर? बेटा जिस पॉइंट पे पूछा गया उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एक मिनट, मतलब सर मुझे x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव निकालना है और 1 से बड़ा के लिए डेरिवेटिव निकालना है, आप यही बोल रहे हैं? हाँ जी वही बोल रहे हैं हम। तो काम करो सर, फंक्शन आपको दिया है, इसका डेरिवेटिव आप जानते हो? हाँ जानते हैं, तो निकालो f डैश x, डायरेक्टली f डैश x निकालिए। x का हो गया 1, x स्क्वायर का हो गया 2x। और दुनिया वाले को बता दो भैया देखो तुम्हारा लेफ्ट हैंड टैंजेंट जो आया वो 1 आया है, राइट हैंड टैंजेंट जो आया वो 2x आया है। अब बता सकते हैं यहां पे कि फॉर x लेस देन 1 डेरिवेटिव 1 आ रहा है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डेरिवेटिव 2x आ रहा है। लेकिन LHD आपने RHD निकाला किधर? बोलो कि देखो भैया हम निकाल दिए। ये लीजिए आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा लोग? डेरिवेटिव का लिमिट निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। मेरी कहानी आप वापस से समझिएगा कि जब हमको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना होता है, इस ये कहानी का कोई यूज नहीं है सर। हम डायरेक्टली 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई माइनस एच और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए प्लस लगाकर काम चला लेते हैं। लेकिन जब आपने डिफरेंशिएशन निकाल दिया तो सिर्फ आपको इसका लिमिट निकालना होता है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से लेना देना नहीं है। तो डायरेक्टली निकालिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन किया है उसका लिमिट निकालिए। तो उसका लिमिट x टेंडिंग टू 1, h टेंडिंग टू 0 नहीं, x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x। अभी 1 पे कैसे? 1 माइनस फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं, फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं। डेरिवेटिव का लिमिट निकालना इज सेम एज की लेफ्ट हैंड टैंजेंट निकालना। दोनों कहानी में आप डिफरेंस देखिए बेटा लोग कि जब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करता था तो ये नहीं आता था, मेरा x टेंडिंग टू 0 प्लस आता था।
लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, क्योंकि इसका आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड का मतलब होता है कि डेरिवेटिव का लिमिट निकालिए लेफ्ट साइड में, डेरिवेटिव का लिमिट निकालिए राइट साइड में, वो होता है आपका आरएचडी। अब लिमिट कहां पे निकालना है, ऑब्वियसली एट 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, राइट हैंड लिमिट एट 1। लिखता तो सर ऐसे ही है ना हम लोग, बिल्कुल। सो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए जो फंक्शन है वो f डैश x कितना है बेटा लोग आपका 1 है, तो आप लिखेंगे 1। नाउ यू नो कि लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो सर 1 हो गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं बेटा लोग। बी केयरफुल, बी अटेंटिव, क्योंकि आप फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करोगे उसके बाद ये थोड़ा पंगा कर देता है। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, इसको कैसे लिखेंगे सर? राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 मतलब आप x इक्वल टू 1 प्लस का जो डेरिवेटिव है उसका लिमिट निकालिए आप, तो लिखेंगे कैसे सर? राइट हैंड ऑफ 1 जो हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 प्लस f डैश x। लिमिट ऑफ डेरिवेटिव का लिमिट निकालना, डेरिवेटिव का लिमिट निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज मत कर देना आप लोग। x टेंडिंग टू 1 प्लस f डैश x, 1 प्लस के लिए कितना है बेटा लोग 2x। अब 2x का लिमिट जानते हो, ये डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली लिमिट रखेंगे, आंसर आएगा सर 2 into 1 और आंसर हो गया बेटा लोग आपका 2। क्या कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। सो यहां पे जब आपने LHD निकाला और RHD निकाला तो LHD आया 1 और RHD आया 2, दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं बेटा लोग? f of x is not differentiable at x is equal to 1। क्या कहानी सभी लोगों को समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. सिर्फ दो ही जवाब क्यों दे रहे हैं? यस सर। थैंक यू। थर्ड तरीका एंड द लास्ट तरीका, मेथड नंबर 3, बाय यूजिंग ग्राफ। हमारे पास जो फंक्शन दिया है बेटा, फंक्शन दिया कुछ ऐसा, 1 से छोटा के लिए फंक्शन का वैल्यू 1 है, 1 से बड़ा और बराबर के लिए फंक्शन का वैल्यू x स्क्वायर है। तो ग्राफ बनाना सर बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए y इक्वल टू x का ग्राफ ये रहा सर, लेकिन 1 पे 1 होता है तो 1 से बड़ा के लिए y इक्वल टू x का ग्राफ रखना है, तो सारा पोर्शन डिलीट हो जाएगा, इधर का पोर्शन डिलीट हो जाएगा सर, क्योंकि 1 से बड़ा के लिए रखना था, से छोटे पे। छोटा के लिए रखना है। ओ, तो हमने उल्टा माइनस कर दिया, इसको ही माइनस इधर से हटाना था। और इस 1 के लिए जो आपका ये आएगा सिर्फ डॉट आएगा यहां पे, क्योंकि लेस देन 1 के लिए आज लाइट इतना कट क्यों रहा है बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस यस सर आ रही है। वेरी सैड मोमेंट, जब लाइट कटता है तो बहुत बेकार लगता है। अरे मैंने कैमरा बंद नहीं किया, बेइज्जती करा रहा हूं मैं खुद से। सर अब तक तो खींच गया। हाँ जी, क्या बोला बेटा आपने? सर फोटो खींच गया। यही तो नहीं करना था, यही तो नहीं करना था बेटा, आपने कर लिया। एनीवे चलिए इस कहानी को समाप्त करेंगे जल्दी ही। अरे भैया कनेक्ट हो जाओ यार, अब तो हो गया कि खींच मेरी फोटो। अरे हम क्या बताएं, हम तो इधर परेशान है, कितना बढ़िया से सवाल बता रहे थे और ये भाई साहब अलग नखरा कर रहे हैं। तो 1 से छोटा के लिए बेटा y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, 1 से बड़ा के लिए x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो x स्क्वायर का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ये हो गया सर कटोरा, यही होता है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि ये कटोरा 1 पे भी 1 ही होता है। अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना सर? हाँ सर वही होगा। तो ये वाले पार्टी में ऑरेंज ग्राफ में 1 नहीं है, लेकिन व्हाइट ग्राफ में 1 है।
तो ऑरेंज ग्राफ के चलते यहां पे होल ब्रैकेट व्हाइट बॉल आया था, लेकिन वो व्हाइट बॉल आने के चलते भी ये व्हाइट वाले ग्राफ ने प्रूफ उसको भरपाई कर दिया, मतलब 1 इसने दे दिया। ये 1 नहीं दिया था लेकिन इसने 1 दे दिया। बात समझ रहे हो? तो इसके चलते वापस से जो यहां पे आ जाएगा ग्रीन डॉट आ जाएगा कि 1 देने वाला पार्टी व्हाइट वाला आ गया और उसको भर दिया। याद है आपको कि मतलब सर पॉइंट आइसोलेटेड था, पॉइंट मिसिंग था ऐसा मान के चलिए, और व्हाइट वाला आया और उस पॉइंट को भर दिया इधर। बात समझे कि नहीं? नहीं आ रही है ना मेरे बेटा बात समझ में? आगे समझ। देवा मिट जा भाई, नहीं मिटेगा, जान दो। चलिए एनीवे, तो मेरा जो फाइनल फोटो बन रहा है बेटा लोग, फाइनल फोटो बन रहा है कुछ ऐसा, ये इधर से ऐसा एंड फिर इधर से ऐसा। तो क्या आप लोग एक बात को देख पा रहे हैं कि सर ये जो पॉइंट है यहां पे एक शार्प कॉर्नर की फीलिंग आ रही है, दिख रहा है ना बेटा? अब इस पॉइंट पे आप टैंजेंट निकालने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट पे जब आप टैंजेंट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड टैंजेंट जो आएगा, लेफ्ट हैंड टैंजेंट तो यही आएगा, ये लाइन आएगा, लेकिन राइट हैंड टैंजेंट एट दिस पॉइंट वो कुछ ऐसा होगा, है ना? ये टैंजेंट तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं। नहीं समझे आप लोग? लेफ्ट आओगे, अरे देवा x इक्वल टू 1 पे आप लेफ्ट आइए, x इक्वल टू 1 पे जब लेफ्ट आएंगे तो लाइन पे टैंजेंट, लाइन पे टैंजेंट सर लाइन ही होता है, और 1 से आगे जाएंगे तो ये कर्व पे टैंजेंट, कर्व पे टैंजेंट सर ये हुआ। क्या दोनों टैंजेंट बराबर है? नहीं है सर, नहीं है तो बोलो सर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो ये तो हम ग्राफ से देखकर भी बता सकते थे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। देखो इसको याद करने के लिए बेटा ऐसा समझते हैं कि ग्राफ में जब सडन चेंज हो जाए, मतलब ग्राफ देखो सीधा जा रहा था, सीधा जा रहा था, फिर तुरंत ऐसा बेंड हो गया, तो सीधा बोल देते सर नॉट डिफरेंशिएबल है। ग्राफ ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा, फिर टक करके ऐसा चला गया, चेंज हो गया ना, सडन चेंज हुआ सर, अचानक से चेंज हो गया कि सर इधर स्मूथ आ रहा था, 0 पे पता नहीं क्या हो गया, डिमोटिवेट होकर फिर से ऊपर जाने लगा ये, तो ये सडन चेंज में हम लोग नॉट डिफरेंशिएबल बोल देते हैं। तो आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की कहानी हो गई समाप्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फंडा बताऊंगा, याद रखें कि जो हमारा कंटिन्यूटी में था सेम चीज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में फॉलो करते हैं। तो मैं बिल्कुल से इसके लिए आपको अलग पॉइंट नहीं बता रहा हूं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका सम भी कंटिन्यूअस होगा, माइनस भी कंटिन्यूअस होगा, सेम डिफरेंशिएबिलिटी में होता है। सर ये रेड डॉट वाला फंडा समझ में नहीं आया, बेटा दिमाग लगाइए, रेड डॉट वाला फंडा नहीं समझा तो एक काम कीजिएगा, ग्राफ बनाइएगा, टैंजेंट आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड टैंजेंट, राइट हैंड टैंजेंट। अगर नहीं समझ में आया फिर आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछें, आपको बता दूंगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।